माँ, सरला ने आपकी साड़ी जला दी। उस वक्त सरला के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। वो अपनी सौतेली माँ की साड़ी इस्त्री कर रही थी और गलती से साड़ी का एक कोना जल गया। अभी वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसकी छोटी सौतेली बहन चीखती हुई अपनी माँ के पास भागी। बस उसके अगले ही पल पूरा महल उसकी चीखों से गूंज उठा। उसकी सौतेली माँ ने गुस्से में लाल आंखों से उसे पकड़ा और गरम लोहा उसके हाथ पर रख दिया। एक जगह नहीं, बार बार कई जगहों पर। सरला तड़प रही थी, चीख रही थी, रोते हुए उनसे माफी मांग रही थी। लेकिन सबसे बड़ा दर्द तो उस वक्त हुआ जब उसने राजा अपने सगे पिता की तरफ देखा। वो खड़े थे, सब देख रहे थे, लेकिन उसकी तरफ बढ़कर एक बार भी ये नहीं कहा, बस करो। उसी वक्त सरला के दिल से आवाज उठी, काश पिताजी आप मुझे भी मेरी माँ के साथ ही भेज देते। बहुत पुराने जमाने की बात है। उन दिनों जब हमारे भारत में अनेक राज्य और अनेक राजा हुआ करते थे। एक ऐसा ही सुंदर और समृद्ध राज्य था जहां एक ताकतवर राजा का शासन था। इस राजा का महल बहुत ही विशाल और भव्य था। महल की ऊंची ऊंची दीवारें पत्थरों से बनी हुई थी और सोने चांदी के काम से सजी हुई थी। इसी भव्य महल में एक छोटी सी राजकुमारी का जन्म हुआ था। इस राजकुमारी का नाम रखा गया सरला। सरला की माता रानी कमला थी। रानी कमला बहुत ही भली और सीधी साधी महिला थी। पूरे राज्य में सभी लोग उन्हें बहुत मानते थे और सम्मान करते थे। रानी कमला का पूरा दिन महल के कामों में ही बीता करता था। वैसे तो महल में बहुत से नौकर चाकर थे, लेकिन रानी कमला को महल के काम अपने ही हाथों से करना अच्छा लगता था। वो सुबह जल्दी उठती, भगवान को प्रणाम करती, फिर रसोई में जाकर राजा के लिए खाना पकाती, मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी जलाकर खाना बनाती, उनके कपड़े धोती और हर समय उनकी सेवा में लगी रहती। रानी कमला का दिल बहुत साफ था। वो अपने राजा से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन दुर्भाग्य से राजा को अपनी पत्नी की कोई कद्र नहीं थी। राजा रानी के प्रेम का बदला केवल बुरे व्यवहार और अपमान से देते थे। वो हमेशा उसके साथ कठोर शब्दों से बात करते। राजा का दिल जीतने के लिए रानी वे सभी काम करती जो कोई रानी कभी नहीं करती। लेकिन रानी कितना भी अच्छा काम कर दे, राजा हमेशा उसमें कोई ना कोई कमी निकाल देते थे। रानी रात भर जागकर महल को साफ सुथरा रखती, पर राजा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। रानी कमला की आंखें हर दिन आंसुओं से भीगी रहती थी, पर राजा का दिल कभी पिघला ही नहीं। सरला अभी मात्र 10 वर्ष की थी कि एक भयानक घटना घट गई। एक दिन जब सरला एक बूढ़े पंडित जी से पढ़ाई करके लौटी, तो महल में सन्नाटा छाया हुआ था। रानी कहीं नजर नहीं आ रही थी। सरला ने राजा से पूछा कि माता कहाँ है, लेकिन राजा ने कोई जवाब नहीं दिया। उनका चेहरा बिल्कुल सख्त और अजनबीपन से भरा हुआ था। दिन बीते, हफ्ते बीते, पर रानी वापस नहीं आई। पूरे राज्य के लोग अपना अपना काम छोड़कर सिर्फ बातें करते रहे कि रानी कमला कहाँ चली गई। कोई कुछ नहीं जानता था। महल के नौकर नौकरानियां भी चुप रह गए। सरला हर दिन महल के दरवाजे पर बैठकर अपनी माता का इंतजार करती रहती। वो सोचती कि माता जल्द ही लौट आएंगी और उसे गले लगा लेंगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। 15 दिन बाद राजा ने महल में एक बड़ा हवन करवाया। पूरे राज्य के लोगों को बुलाया गया। राजा ने सभी के सामने बताया कि रानी कमला का अचानक एक हादसे में निधन हो गया है। राजा कहने लगे कि रानी की हालत इतनी भयानक थी कि उन्हें किसी को दिखाया ही नहीं जा सकता था। उन्होंने स्वयं ही रानी का अंतिम संस्कार कर दिया। सरला ने अपनी माता को आखिरी बार नहीं देखा। उसका छोटा सा मन ये समझ ही नहीं सका कि माता कहाँ चली गई। उसके मन में बस एक ही सवाल रह गया, माता कहाँ है? लेकिन कोई उसे जवाब नहीं दे सका। सरला का दिल टूट गया। उसे लगा कि उसकी दुनिया ही खत्म हो गई। कुछ महीने बाद राजा ने एक नई रानी को महल में लाया। इस नई रानी का नाम चंचला था। चंचला बिल्कुल रानी कमला जैसी नहीं थी। वो बहुत ही चालाक और क्रूर स्वभाव की थी। जैसे ही चंचला महल में आई, सरला का दुख शुरू हो गया। राजा ने चंचला के सामने बता दिया कि सरला अब तुम्हारी दासी है, उसे जैसा काम देना हो दे सकती हो। सरला अब तुम्हारी बेटी नहीं है। राजा ने आगे कहा कि मैं इस लड़की के मामले में कुछ नहीं कहूंगा, जो भी तुम करना चाहो कर सकती हो। ये शब्द सुनकर सरला का दिल टूट गया। उसे लगा कि वो एक ही दिन में दोनों माता पिता से अनाथ हो गई हैं। चंचला ने सरला को सुबह से लेकर शाम तक कठोर काम में लगा दिया। सरला की पढ़ाई लिखाई पूरी तरह से बंद हो गई। उसकी किताबें, उसकी तख्ती, कलम सब एक तरफ रख दिए गए। सरला का पूरा दिन झाड़ू लगाने, मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाने, कपड़े धोने, बर्तन साफ करने, कुएं से पानी भरने में बीत जाता था। खेतों में भी काम करना पड़ता था। सरला को पुरानी चक्की पर अनाज पीसना भी पड़ता था। चंचला के दिल में सरला के लिए कोई दया नहीं थी। जरा सी गलती होने पर चंचला उसे थप्पड़ मार देती, उसे कठोर शब्दों से गालियां देती,
कभी कभी तो भूखा भी रख देती। सरला के शरीर में हमेशा चोटें और निशान रहते थे। उसकी आंखें हमेशा आंसुओं से भीगी रहती थी। उसके होंठ हमेशा फटे फटे रहते थे। समय बीतते बीतते चंचला को एक बेटी का आशीर्वाद मिला। इस बेटे का नाम मोहिनी रखा गया। जब मोहिनी 6 साल की हुई तो सरला अब जवानी की ओर बढ़ चुकी थी। सरला ने सोचा था कि शायद ये नई बहन उससे प्रेम करेगी, लेकिन मोहिनी ने अपनी माता के जैसा ही बुरा व्यवहार सीख लिया था। जब सरला से कोई छोटी सी भी गलती हो जाती तो मोहिनी तुरंत अपनी माता के पास दौड़ी जाती और चंचला को बता देती। फिर चंचला सरला को भारी सजा देती, उसे मारती पीटती और अपमानजनक शब्द कहती। सरला का दिल चीखना चिल्लाना चाहता, पर उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। सरला को हर दिन ऐसा लगता जैसे वो एक अंधेरे कारागार में बंद है। उसकी माता की यादें ही उसकी एकमात्र सहेली बन गई थी। रात को जब सब सो जाते तो सरला अंधेरे में चुपचाप रोती। वो भगवान से प्रार्थना करती कि हे परमपिता, मेरी माता को मुझे वापस दे दो, या फिर मुझे भी अपने पास बुला लें, क्योंकि ये जिंदगी तो बस दर्द और कष्ट का एक लंबा सफ़र बन गई थी। इस महल में सरला की कोई इज्जत नहीं थी। वो हमेशा दूसरों से कम समझी जाती थी। चंचला अपने पुराने और फटे पुराने कपड़े सरला को दे देती। वे कपड़े भी अक्सर गंदे और टूटे हुए होते थे। सरला के लिए कभी नए कपड़े नहीं खरीदे जाते थे। दिवाली हो, दशहरा हो या कोई त्योहार हो, तब भी सभी को नए कपड़े दिए जाते, पर सरला को केवल बचे खुचे और पुराने कपड़े ही मिलते थे। रानी कमला की कुछ पुरानी चीजें महल के एक कोने में रखी हुई थी। सरला चुपचाप उन्हें निकालकर पहन लिया करती, पर राजा को इससे कोई परवाह नहीं थी। वो अपनी बेटी के लिए कभी कुछ नहीं लाते थे। एक दिन सरला को महल की रसोई में काम करते समय चंचला ने बहुत ही खराब खाना दिया। वो खाना सड़ा हुआ और बदबूदार था। चंचला ने कहा कि चुप करके इसे खा ले, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। सरला 2 दिन से भूखी थी, इसीलिए उसने उस खराब खाने को खा लिया। खाने के कुछ समय बाद सरला के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। खराब खाने की वजह से उसका पेट फूल गया। सरला पहले से ही बहुत दुबली पतली थी। अब पेट फूले होने से उसका शरीर बहुत ही अजीब दिख रहा था। राज्य के लोग जब उसे देखते तो तरह तरह की बातें करने लगते। चंचला को ये मौका बहुत अच्छा लगा। उसने इस बात को राजा और राज्य की सभी महिलाओं में फैला दिया कि सरला गर्भवती है। ऐसी बातें सुनकर पूरा राज्य हैरान हो गया। लोग सरला को गंदी गंदी बातों से याद करने लगे। सभी उसे बुरा भला कहने लगे। इस अपमान से सरला का दिल टूट गया। राजा को भी इस बात पर विश्वास हो गया। गुस्से में आकर उसने सरला के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा। सरला के सिर पर चोट लगी और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। जब सरला की हालत और खराब हो गई तो उसे एक गांव के वैद्य के पास ले जाया गया। वैद्य ने जांच करके कहा कि यह गर्भावस्था नहीं है, इसके पेट में खराब खाने से बीमारी हो गई है। इसके शरीर में जहर फैल रहा है, इसे कुछ समय आराम की जरूरत है। सरला की एक सहेली थी जिसका नाम सुमित्रा था। जब सरला बाजार में राशन लेने जाती तो कभी कभी सुमित्रा के घर पर 5 मिनट बैठ जाती। सुमित्रा की माता सरला के सिर पर हाथ फेरती और कहती कि तू मेरी बेटी है। कभी कभी उसे खाना खिलाती या कुछ सिक्के दे देती, पर यदि चंचला को इस बात का पता लग जाता तो सरला को बहुत मार पड़ती। सुमित्रा अब एक मंदिर के पास एक बूढ़े पंडित जी से धर्म ग्रंथ पढ़ रही थी। वो सरला को प्राचीन ग्रंथों की नकलें देती ताकि वो भी पढ़ सके। सुमित्रा को बहुत दुख था कि सरला की पढ़ाई छीन ली गई है। एक दिन राजा और चंचला की शादी की सालगिरह मनाने वाली थी। चंचला ने राजा से कई दिन पहले से ही कहना शुरू कर दिया कि इस बार मुझे एक बहुत महंगी और सुंदर साड़ी चाहिए। आखिरकार राजा ने 200 सोने की मोहरें खर्च करके एक बहुत ही सुंदर साड़ी खरीद दी। साड़ी पर बहुत बारीक कढ़ाई थी। चंचला खुशी से फूली नहीं समा रही थी। सुबह ही चंचला ने सरला को आदेश दिया कि इस साड़ी को गर्म लोहे से ठीक कर दो। साथ ही चंचला ने सरला को घर के बहुत सारे काम दे दिए। सरला को लकड़ी काटनी थी, कुएं से पानी भरना था और न जाने क्या क्या। सरला ने सोचा कि पहले साड़ी को गर्म लोहे से ठीक कर दे ताकि बाकी काम शांतिपूर्वक पूरे हो सके। साड़ी बहुत ही सुंदर थी। जब सरला लोहा चला रही थी और एक पल के लिए भी ध्यान नहीं दे पाई तो साड़ी के ब्लाउज का ऊपरी हिस्सा जल गया। आग ने साड़ी पर गहरे निशान छोड़ दिए। सरला का दिल डर से भर गया। उसे पता था कि अब उसके लिए भयंकर मुसीबत आने वाली है। उसी समय मोहिनी ने यह दृश्य देख लिया। वो तुरंत दौड़ी दौड़ी अपनी माता के पास गई और चिल्लाने लगी कि माता, सरला दीदी ने आपकी साड़ी को जला दिया है। चंचला आग की तरह गुस्से में भर गई। वो तेजी से सरला के पास दौड़ी। उसके चेहरे पर एक ऐसी भयानक मुद्रा थी जैसे वो किसी दुश्मन को मारने जा रही हो। चंचला ने साड़ी को देखा। साड़ी सच में बुरी तरह से जल चुकी थी। वो पूरी तरह खराब हो गई थी। चंचला ने सरला को ऐसे देखा मानो वो अभी उसकी जान ले लेगी। चंचला ने उस गर्म लोहे को सरला के हाथ से छीन लिया जो अभी भी आग पर गर्म था।
दूसरी तरफ से राजा भी अपने कमरे से बाहर आ गए। वो तैयार हो रहे थे क्योंकि उनका दिन खुशियों से भरा होना था, लेकिन अब सरला की वजह से सब कुछ खराब हो गया था। राजा भी गुस्से में आ गए। उन्होंने सरला को कुछ नहीं कहा, पर उनकी खामोशी ने सरला को और भी कमजोर कर दिया। चंचला ने उस गर्म लोहे को सरला की बाह पर दबा दिया। सरला की भयानक चीख निकल गई। वो माफी मांगने लगी, पर चंचला का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वो बार बार उस गर्म लोहे को सरला की बाह पर दबाती रही। सरला की चीखें पूरे महल में गूंजने लगी। पड़ोसी लोग सब कुछ सुन रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि किसी के घर के काम में दखल दे। सरला की बाहों को कई जगहों से जला दिया गया। सरला को बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो एक कोने में बैठ गई। उसकी बाह से खून बहने लगा। जली हुई खाल गिरने लगी। सरला शायद बेहोशी हो गई। उसी समय चंचला ने सरला के सामने एक भयानक रहस्य बता दिया। चंचला कहने लगी कि तेरी माता भी ऐसी ही थी। उसने भी अपने पति के साथ विश्वासघात किया था, तभी तेरे पिता ने उसका जीवन खत्म कर दिया था, और तेरे साथ भी यही होगा। ये सुनकर सरला अचंभित रह गई। उसे एक बहुत बड़ा झटका लगा। सरला ने अपने पिता की ओर देखा। उनकी आंखें झुक गईं। चंचला आगे कहने लगी कि ये सच जानना तेरे लिए बहुत जरूरी है कि तेरी माता का क्या अंजाम हुआ। तुमने ही उसका गला दबाकर उसे खत्म कर दिया था और फिर उसे कहीं दूर फेंक आए थे। ये भी वही अंजाम देखेगी। सरला का वजूद जैसे पत्थर का हो गया। इन शब्दों ने उसके पूरे संसार को तोड़ दिया। इसका मतलब ये था कि उसकी माता को कोई हादसा नहीं हुआ था, बल्कि उसके अपने पिता ने ही उसे इस दुनिया से विदा कर दिया था। राजा की खामोशी इस बात का सबसे बड़ा सबूत थी। अगले दिनों में सरला ने अपनी बाह की जली हुई खाल को देखा। उसकी जली हुई बाह पर काले काले निशान बन गए थे। ये निशान उसकी सारी किस्मत की लाचारी को दिखाते थे। सरला को लगा कि उसकी पूरी जिंदगी ही जल चुकी है। सरला को हर दिन के कामकाज में और भी ज्यादा लगा दिया गया। उसे कुएं से पानी भरने जाना पड़ता, बाजार में राशन लेने जाना पड़ता और ना जाने क्या क्या करना पड़ता। एक दिन जब सरला की बाह अभी भी ठीक नहीं हुई थी, तो भी उसे बाजार में राशन लेने जाना पड़ा। वहां उसकी सहेली सुमित्रा उसका इंतजार कर रही थी। सुमित्रा ने सरला की जली हुई बाह को देखा और बहुत परेशान हो गई। उसने कहा कि मैं तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। एक महिला तुम्हारे बारे में मेरे पास पूछने आई थी। उसका नाम कमला था। जब मैंने उस महिला को देखा तो मुझे लगा कि वो तुम्हारी माता है। ये सुनकर सरला के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसकी माता का नाम भी तो कमला ही था। सुमित्रा ने कहा कि मैंने उस महिला को रविवार को सुबह 10 बजे अपने घर आने के लिए कहा है। तुम भी उसी दिन आ जाना। शायद वो तुम्हारी माता ही हो। सरला को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। रविवार आने में अभी 2 दिन बाकी थे, पर ये 2 दिन उसके लिए युगों जैसे लगे। रविवार की सुबह जब सरला को घर से निकलना था, तो चंचला ने फिर से लंबी सूची दे दी। पर सरला के दिल ने कहा कि अगर वो आज भी नहीं गई तो कब जाएगी। उसने अपनी सौतेली माता को बताया कि उसे एक जरूरी काम है और उसे अभी जाना है। चंचला ने ताने देते हुए कुछ कहा, पर सरला ने कोई सुनी अनसुनी कर दी। जैसे ही चंचला अपने कमरे में गई, सरला ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। मोहिनी ये सब देख रही थी, पर सरला ने परवाह नहीं की। वो चाबी लेकर दौड़ी और तुरंत ही घर से बाहर निकल गई। सरला दौड़ते हुए सुमित्रा के घर पहुंची। सुमित्रा ने कहा कि वो महिला अभी नहीं आई है, पर जल्दी ही आ जाएगी। तुम बैठकर इंतजार करो। सरला की आंखों में खुशी और घबराहट दोनों थे। उसका दिल बार बार धड़क रहा था। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। सरला का पूरा शरीर कांपने लगा। दरवाजा खुला और एक महिला अंदर आई। सरला की आंखों से तुरंत ही आंसुओं की धारा बह निकली। वो महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी माता ही थी। वो माता जिसे राजा ने मार दिया था, वो जीवित थी। सरला और रानी कमला एक दूसरे के गले लग गए। दोनों बुरी तरह रोने लगे। ये आंसू खुशी के भी थे और दर्द के भी थे। दोनों को लगा मानो बरसों की पीड़ा एक ही पल में बाहर निकल आई। रानी कमला ने सरला की जली भी बाह को देखा। उनका चेहरा गुस्से और दुख से लाल हो गया। उनकी आंखों में एक ऐसा संकल्प था जो पहाड़ को भी हिला सकता था। सरला ने अपनी माता को सब कुछ बता दिया। रानी कमला ने सरला को धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी सुनाई। रानी कहने लगी कि तुम्हारे पिता ने सबसे पहले मुझे छोड़ दिया और उसके बाद मेरी जान लेने की कोशिश की। उन्होंने मुझे जिंदा छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने मुझे महल से निकाल दिया और फिर एक कूड़े के ढेर में फेंक दिया था। रानी ने आगे कहा कि मैं वहीं बेहोश पड़ी थी। मेरे शरीर पर भयानक चोटें थी। तुम्हारे पिता को लगा था कि मैं मर गई हूं। वो मुझे वहीं छोड़कर चले गए, पर ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में कुछ और ही लिख दिया था। मैं उस कूड़े के ढेर में पड़ी रही, पर मैं मरी नहीं थी। मेरी सांसें चल रही थीं। अगले दिन एक व्यक्ति ने मुझे वहीं देखा। उसका नाम विक्रम सिंह था। विक्रम सिंह एक बहुत ही ताकतवर और न्यायप्रिय राजा थे। वो अपने घोड़े पर सवार होकर उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने मुझे उस कूड़े के ढेर से उठाया,
मुझे एक वैद्य के पास ले गए, मेरा इलाज करवाया, मेरे घाव भरने लगे, पर मेरा दिमाग और दिल टूटा हुआ था। मेरे सिर पर गहरी चोट की वजह से मैं बेहोशी में चली गई थी। मैं लगभग 7 साल तक बेहोशी की हालत में रही। रानी कहती रहीं कि जब 7 साल बाद मुझे होश आया तो मैंने विक्रम सिंह को अपनी पूरी कहानी बता दी। उन्हें मेरे ऊपर बहुत दया आई। विक्रम सिंह कहने लगे कि अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर हमने शादी कर ली। विक्रम सिंह की पहली पत्नी भी चल बसी थी और वो अकेले थे। विक्रम सिंह ने मुझे सहारा दिया। उन्होंने मुझे दोबारा जीने की हिम्मत दी। जब मैं ठीक हो गई तो सबसे पहला ख्याल मुझे तुम्हारा आया। तभी से मैंने तुम्हारी तलाश शुरू कर दी, पर तुम्हारे पिता ने कई बार राज्य बदल दिए थे। मैं बहुत मुश्किल से तुम्हारी सहेली सुमित्रा तक पहुंची। इसी सुमित्रा ने मुझसे वादा किया कि वो तुम्हें मेरे सामने ले आएगी। मैं सुमित्रा की बहुत शुक्रगुजार हूं। रानी ने सरला से कहा कि मुझे पता है कि मैंने बहुत देर कर दी है, पर यह सब मेरी मजबूरी थी। अब तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें अब कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। बाहर एक भव्य रथ खड़ा था। उसमें एक सज्जन बैठे थे, वो विक्रम सिंह थे। विक्रम सिंह ने सरला को देखा तो उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा। उन्होंने कहा कि ये लड़की अब हमारे साथ ही रहेगी। फिर उन्होंने रानी से कहा कि कमला, सबसे पहले इस बेटी को किसी वैद्य के पास ले जाना चाहिए। इसकी हालत बहुत खराब है, इसके घाव देखो कैसे हो गए हैं। विक्रम सिंह ने सुमित्रा और उसकी माता का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने सरला का थोड़ा बहुत ख्याल रखने की कोशिश की थी। इसके बाद वो सब सरला को रथ में बिठाकर एक प्रसिद्ध वैद्य के पास ले गए। वैद्य ने सरला की हालत देखकर गहरी सांस ली। उन्होंने कहा कि ये घाव तो बहुत पुराने हैं, इन पर कोई दवा नहीं लगाई गई। खराब होने का खतरा बहुत बढ़ गया है, इलाज फौरन शुरू करना होगा। वैद्य ने सरला को जड़ी बूटियों से बनी दवाइयां लगाईं, तेल से मालिश की और खास पट्टियां बांधी। रानी सरला के पास बैठी रही। वो उसे बार बार पानी पिलाती, सरला के बालों पर हाथ फेरती, उसे खाना खिलाती। सरला को पहली बार इतने वर्षों में किसी के सच्चे प्यार और अपनेपन का अनुभव हुआ। जब सरला की तकलीफ कम हुई तो उसने अपना सिर अपनी माता की गोद में रख दिया। एक अजीब सा सुकून उसके शरीर में उतर आया। सरला को अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा सुकून कभी नहीं मिला था। वो धीरे धीरे गहरी नींद में चली गई। रानी बैठी रहीं और सरला की हर सांस सुनती रहीं। उनकी आंखों में आग थी। उनका मन ठान चुका था कि वो राजा और चंचला को सजा दिलवाएंगी। विक्रम सिंह बैठे बैठे रानी की बातें सुनते रहे। रानी बहुत गुस्से में कहने लगी कि मैं उन दोनों को कभी नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने मेरी बेटी के साथ इतना भयानक अत्याचार किया है। विक्रम सिंह ने कहा कि कमला, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम जो भी फैसला करो, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं। पर मुझे लगता है कि बेहतर यही है कि हम बस बेटी को लेकर यहां से चली जाएं। उसे शांति दो, एक नई जिंदगी दो। रानी ने दृढ़ता से कहा कि नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगी। विक्रम सिंह, ये आदमी वही है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी जवानी खत्म कर दी, और वो चंचला तो मेरी बेटी पर हमेशा अत्याचार करती रही है। ऐसा कोई भी नहीं करता। मैं उन्हें दुनिया के सामने लाकर खड़ा करूंगी। दुनिया को उनकी सच्चाई पता होनी चाहिए। अगली सुबह रानी ने वैद्य से कहा कि मेरी बेटी की पूरी रिपोर्ट तैयार कर दी जाए। वैद्य ने सारी जांच के बाद कहा कि ये घाव साफ बताते हैं कि ये किसी गर्म लोहे से जलाए गए हैं। लोहे का निशान भी साफ दिख रहा है। वैद्य ने पुरानी फाइलें भी निकाली। उनमें लिखा था कि ये लड़की अक्सर बीमारी से यहां आई है। वजह था खराब और सड़ा हुआ खाना। रानी ने इन सभी सबूतों को एक तरफ रखा। फिर वो राज्य के महत्वपूर्ण लोगों से मिलने लगी। जब लोगों ने रानी कमला को जिंदा देखा तो सब हैरान रह गए। राजा ने कई साल पहले कहा था कि रानी का हादसे में निधन हो गया था, तो वो आज जिंदा कैसे खड़ी थी? रानी ने सबको सच सुना दिया। जब सब लोगों को पता चल गया कि राजा ने रानी को मारने की कोशिश की थी, तब राज्य के लोगों की जुबान खुल गई। वे सब गवाही देने को तैयार हो गए, क्योंकि सभी को सरला की चीखें और पीड़ा का ज्ञान था। रानी कमला ने विक्रम सिंह की मदद से उस राज्य के प्रमुख न्यायाधीश से मिलने की व्यवस्था की। न्यायाधीश बहुत ही सम्मानित और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। रानी ने सभी सबूतों के साथ पूरी कहानी सुनाई। न्यायाधीश ने घटना को सुनकर बहुत दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है, पर इस राज्य में राजा के खिलाफ कार्रवाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि राजा का शासन है और उसके सैनिक उसकी रक्षा करते हैं। तब विक्रम सिंह आगे आए। उन्होंने कहा कि मैं भी एक राजा हूं और मेरा राज्य इस राज्य से कहीं अधिक बड़ा और शक्तिशाली है। मैं इस मामले को उच्च न्यायालय में ले जाऊंगा, जहां सभी राजाओं और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा होता है। विक्रम सिंह ने तुरंत ही अपने सैनिकों को बुलवाया। उनके पास एक बड़ी सेना थी। उन्होंने न्यायाधीश से कहा कि आप मेरे साथ चलिए, हम उस राजा को पकड़ने जाएंगे। जब विक्रम सिंह की सेना राजा के महल की ओर बढ़ी तो पूरे राज्य में खलबली मच गई। राजा के सैनिकों ने जब देखा कि एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली सेना आ रही है तो वे डर गए। विक्रम सिंह का नाम पूरे देश में मशहूर था। वो एक बहुत ही न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा थे। विक्रम सिंह के सैनिक दरवाजे पर पहुंचे। राजा के सैनिकों ने दरवाजे खोल दिए, क्योंकि वे जानते थे कि विक्रम सिंह से लड़ना मूर्खता होगी। विक्रम सिंह खुद अंदर गए। उनके साथ न्यायाधीश भी थे।
जब राजा ने देखा कि विक्रम सिंह उनके महल में आ गए हैं तो वो घबरा गए। विक्रम सिंह ने राजा से कहा कि तुम पर बहुत गंभीर आरोप है। तुमने अपनी पत्नी की हत्या करने की कोशिश की और अपनी ही बेटी को अत्याचार सहने के लिए मजबूर किया। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। राजा ने सफाई देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये पर विक्रम सिंह ने कहा कि सबूत सब कुछ बता देते हैं। तुम्हारी पत्नी जिंदा है और तुम्हारी बेटी के शरीर पर अत्याचार के निशान हैं। राजा के सैनिकों ने राजा का साथ नहीं दिया क्योंकि वे भी जानते थे कि राजा ने गलत किया। विक्रम सिंह के सैनिकों ने राजा को पकड़ लिया। फिर विक्रम सिंह ने चंचला को बुलवाया। चंचला भी घबराहट में आ गई। जब उसने देखा कि राजा को पकड़ लिया गया है तो वो समझ गई कि अब उसका भी अंत आ गया है। विक्रम सिंह ने चंचला से कहा कि तुमने एक मासूम लड़की के साथ क्रूरता की। तुमने उसे गर्म लोहे से जलाया। तुमने उसे भूखा रखा। तुमने उसे अपमानित किया। तुम भी सजा की हकदार हो। विक्रम सिंह ने राजा और चंचला को अपने राज्य में ले जाने का निर्णय लिया क्योंकि वहां एक उच्च न्यायालय था जहां सभी बड़े मामलों की सुनवाई होती थी। वहां कई राज्यों के प्रतिनिधि मौजूद रहते थे। रानी कमला और सरला भी विक्रम सिंह के साथ उनके राज्य में गईं। विक्रम सिंह का राज्य बहुत ही सुंदर और समृद्ध था। उनका महल बहुत बड़ा था। सरला को पहली बार एक असली राजकुमारी की तरह रहने का मौका मिला। कुछ दिनों बाद उच्च न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई। वहां कई राज्यों के राजा और उनके प्रतिनिधि मौजूद थे। रानी कमला ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे राजा ने उन्हें मारने की कोशिश की, कैसे उन्हें कूड़े के ढेर में फेंक दिया, कैसे वो 7 साल तक बेहोश रहीं। फिर सरला को बुलाया गया। सरला ने अपनी जली हुई बांह दिखाई। उसने बताया कि कैसे चंचला ने उसे गर्म लोहे से जलाया, कैसे उसे रोज मारा पीटा जाता था, कैसे उसे भूखा रखा जाता था, कैसे उसे खराब खाना दिया जाता था। वैद्य को भी बुलाया गया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। उन्होंने बताया कि सरला के घाव गर्म लोहे से जलाए गए हैं। उन्होंने पुरानी फाइलें भी दिखाईं जिनमें लिखा था कि सरला को कई बार खराब खाने से बीमारी हुई थी। राज्य के कई लोगों को भी बुलाया गया। उन्होंने गवाही दी कि वे सरला की चीखें सुनते थे, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि राजा के खिलाफ बोले। सुमित्रा और उसकी माता को भी बुलाया गया। उन्होंने बताया कि कैसे सरला उनके घर आती थी और रोती थी, कैसे उसके शरीर पर चोटें होती थीं, कैसे वो भूखी रहती थी। सभी सबूतों को सुनने के बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि राजा ने अपनी पत्नी की हत्या करने की कोशिश की है। ये एक बहुत बड़ा अपराध है। उन्होंने अपनी ही बेटी को अत्याचार सहने के लिए छोड़ दिया। ये एक पिता के लिए सबसे बड़ा पाप है। चंचला ने भी एक मासूम लड़की के साथ क्रूरता की। उसने उसे गर्म लोहे से जलाया, उसे भूखा रखा, उसे अपमानित किया। ये भी एक बहुत बड़ा अपराध है। मुख्य न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि राजा को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है, उसे अपने राज्य से निकाल दिया जाता है, उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती है और वो कभी भी किसी राज्य में राजा नहीं बन सकता। चंचला को भी कठोर सजा दी गई। उसे भी कारावास में डाल दिया गया। उसकी सारी संपत्ति भी जब्त कर ली गई। मोहिनी अभी छोटी थी और उसे अपनी माता के अपराधों की सजा नहीं दी गई। एक अच्छे परिवार ने उसे गोद ले लिया। वो परिवार उसे अच्छे संस्कार देने का वादा किया। राजा का राज्य अब किसी और को दे दिया गया। एक न्यायप्रिय और अच्छे व्यक्ति को उस राज्य का राजा बनाया गया। सरला विक्रम सिंह और रानी कमला के साथ उनके महल में रहने लगी। उसे वो सब कुछ मिला जो एक राजकुमारी को मिलना चाहिए। उसे नए कपड़े दिए गए, उसे अच्छा खाना दिया गया, उसे पढ़ने लिखने का मौका दिया गया। विक्रम सिंह के 2 छोटे पुत्र थे जो उनकी पहली पत्नी से थे। वे सरला को अपनी बहन मानने लगे। सरला को पहली बार एक असली परिवार का प्यार मिला था। रानी कमला अब खुश थीं। उन्हें अपनी बेटी मिल गई थी और उन्हें न्याय भी मिल गया था। वो हर दिन सरला की देखभाल करतीं, उसके बालों में तेल लगातीं, उसे खाना खिलातीं, उसे सुलातीं। वो सब कुछ करती जो एक माँ अपनी बेटी के लिए करती है। सरला की जली हुई बांह धीरे धीरे ठीक होने लगी। वैद्य रोज उसका इलाज करते रहे, जड़ी बूटियों से बनी दवाइयां लगाते रहे। धीरे धीरे घाव भरने लगे, पर निशान हमेशा के लिए रह गए। वे निशान सरला को हमेशा याद दिलाते रहे कि उसने क्या सहा था। सरला ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। एक बूढ़े और विद्वान पंडित जी उसे पढ़ाने लगे। सरला बहुत ही होशियार थी। उसने जल्द ही बहुत कुछ सीख लिया। वो धर्म ग्रंथ पढ़ने लगी, वो कविताएं लिखने लगी, वो संगीत सीखने लगी। सुमित्रा को भी रानी कमला ने अपने परिवार में स्थान दिया। उसने सरला की बहुत मदद की थी। सुमित्रा और सरला अब हमेशा साथ रहतीं। वे दोनों सहेलियां एक साथ पढ़तीं, एक साथ खेलतीं, एक साथ बातें करतीं। साल दर साल गुजरते गए। सरला बड़ी होती गई। वो एक सुंदर और होशियार युवती बन गई। उसकी शिक्षा पूरी हो गई। वो अब एक असली राजकुमारी बन चुकी थी। एक दिन पड़ोसी राज्य के राजकुमार ने सरला को देखा। वो राजकुमार बहुत ही सज्जन और शिक्षित थे। उन्हें सरला से प्रेम हो गया। उन्होंने विक्रम सिंह से सरला का हाथ मांगा। विक्रम सिंह और रानी कमला ने सरला से पूछा। सरला ने भी उस राजकुमार को देखा। वो राजकुमार बहुत ही अच्छे थे। सरला ने हाँ कर दी। एक भव्य शादी का आयोजन किया गया। पूरे राज्य में खुशियां छा गईं।
सरला एक सुंदर लाल रंग की साड़ी पहनकर तैयार हुई। उसके हाथ में सोने के कंगन थे, उसके गले में मोतियों का हार था। वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। रानी कमला की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपनी बेटी को बहुत मुश्किल से वापस पाया था और अब वो उसे एक अच्छे घर भेज रही थी। विक्रम सिंह ने सरला को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि बेटी, तुमने बहुत दुख सहा है, पर तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम बहुत बहादुर हो। अब तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरी रहे। सरला ने अपनी माता और विक्रम सिंह के पैर छुए। उसकी आंखों में भी आंसू थे, पर ये खुशी के आंसू थे। वो अपने नए घर चली गई। सरला का पति बहुत ही अच्छा था। वो सरला से बहुत प्रेम करता था। उसने सरला की पूरी कहानी सुनी थी। उसे सरला पर बहुत गर्व था कि उसने इतना कुछ सहा पर कभी हार नहीं मानी। सरला के जीवन में अब शांति और खुशी थी। उसे एक प्यार करने वाला पति मिला, उसे एक अच्छा परिवार मिला। वो अब एक सम्मानित रानी बन गई। कुछ साल बाद सरला को एक बेटी हुई। उसने अपनी बेटी का नाम कमला रखा, अपनी माता के नाम पे। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। वो उसे वो सब कुछ देती थी जो उसे खुद नहीं मिला था। रानी कमला बूढ़ी हो रही थी, पर वो बहुत खुश थीं। उन्हें अपनी बेटी का प्यार मिल गया था, उन्हें न्याय मिल गया था। वो अक्सर सरला से मिलने जाती थीं। वो अपनी पोती को गोद में लेती थी और उसे प्यार करती थीं। विक्रम सिंह भी बहुत खुश थे। उन्होंने एक मासूम महिला और उसकी बेटी को न्याय दिलाया था। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा काम था। जहां तक राजा और चंचला की बात है, वो अपनी सजा भुगत रहे थे। राजा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता था, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। चंचला भी अपनी क्रूरता के लिए सजा भुगत रही थी।